नमस्कार. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण देशभरात सुरू आहे. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. एकमेकांवर मोठे आरोप केले जात आहेत आणि सर्वच राजकीय पक्ष हे संपूर्णपणे ताकद पणास लावून या निवडणुकीत उतरत आहेत. भारतीय जनता पार्टी पुन्हा एकदा 2014च्या घवघवीत यशानंतर 2019ला देखील तेच यश कायम ठेवण्यासाठी संपूर्ण तयारीशी मैदानात उतरते. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अनेक पक्ष एकत्रित येत एक महाआघाडीचं गठबंधन करत भारतीय जनता पार्टीला सत्तेतून कसं खाली खेचण्यात येईल यासाठी प्रयत्न करतायत. आणि संपूर्ण देशभरातच आता आपण पाहतोय की लोकसभेच्या निवडणुकीचा एक महासंग्राम सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यात देखील मोठं वातावरण सध्या आपण पाहतोय. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ असेल किंवा माढा लोकसभा मतदारसंघ असेल, अत्यंत चुरशीचं वातावरण या ठिकाणी दिसतंय. आणि या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर अनेकांना नेमकं या निवडणुकीत काय होणार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा सत्तेत येणार, भारतीय जनता पार्टीला पुन्हा एकदा तेच यश मिळणार की राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीला सत्तेतून खाली खेचत काँग्रेस दिल्लीत विराजमान होणार, अशा एक ना अनेक प्रश्नांबाबत उत्सुकता आहे. तर या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर आज आपण भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ सदस्य, प्रसिद्ध उद्योजक तथा ज्येष्ठ समाजसेवक बाबूभाई मेहता यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते भारतीय जनता पार्टीचं काम करतायत. याचवेळी ते एक यशस्वी उद्योजक म्हणून देखील देशभरात समोर आलेले आहेत. याशिवाय त्यांनी आखोडा उद्योग समूहाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम राबवत सर्वसामान्यांना एक मदतीचा हात दिलाय, त्यांना उभं करण्याचं काम केलंय. तर बाबूभाई गेल्या अनेक वर्षांपासून मी आता म्हणल्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचं काम करत असताना या निवडणुकीकडे ते कशा पद्धतीनं पाहतायत याबाबतच आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. बाबूभाई, आपलं खूप खूप मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. मी आताच म्हणल्याप्रमाणे गेले अनेक वर्ष आपण भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य राहिलेले आहात. ज्येष्ठ सदस्य म्हणून आपण अनेक निवडणुका आजपर्यंत पाहिलेल्या आहात. बरोबर. आणि अनेक अनुभव देखील या संपूर्ण राजकीय एकूणच जी आपण राजकीय फील्ड म्हणतो त्यात आपण पाहिलेले आहेत. अनेक चांगल्या वाईट गोष्टी आपण जवळून पाहिलेल्या आहेत. अनेक अनुभव आपल्या पाठीशी आहेत. गेल्या 5 वर्षात मोदी सरकारनं जे काम केलंय त्याबद्दल आज वादविवाद सुरू आहेत, दावे प्रतिदावे सुरू आहेत. 2014ला भारतीय जनता पार्टीने एक मोठं घवघवीत यश प्राप्त केलं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 5 वर्षात देशभरात अनेक विकासाची कामं देखील झाली. आणि आता परत एकदा भारतीय जनता पार्टी ही 2019च्या या लोकसभा निवडणुकीत एक मोठ्या मताधिक्यानं सत्तेत येईल असं एक म्हटलं जात आहे. पण विरोधकांचा असा दावा आहे की गेल्या 5 वर्षात कुठलीच कामं झालेली नाहीत. मोदीने ज्या ज्या काही घोषणा केल्या त्या कुठल्याच अस्तित्वात आल्या नाहीत किंवा पूर्ण झाल्या नाहीत असं म्हटलं जात आहे. गेल्या 5 वर्षाच्या मोदी सरकारच्या कामाचं आपण साधारण कसं विश्लेषण कराल? गए 5 साल में जो मोदी सरकार ने काम किया है, जो 60 साल में नहीं हुआ, उसमें हम 2 चीज़ों में अपन, एक तो विदेश में अपनी जो इमेज बड़ी है. पहले इंडिया बोले तो जरा अपने को नीचे दर्जे के या कमज़ोर ये करते थे. जब से मोदी सरकार ने मोदी जी फॉरेन जाके आए, विजिट करके आए और सबको अपने उनके आइडियाज़ बताए, तो आज अपन फॉरेन गए और किसको बोलेंगे हम इंडिया से आए तो एक उनका भी सीना 56 इंची सीना गर्व से झूम उठता है और अपनी भी ताकत बढ़ती है. और उन्होंने मेक इंडिया के माध्यम से जो फॉरेन की कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी को जो उन्होंने इंडिया में लाई है, मैंने देखी है अभी बेंगलुरु के बाजू में एक कंपनी आई है साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया की, कार बनाती है वो किया कार. 10,000 आदमी दक्षिण कोरिया से आए हुए हैं उधर, उनकी यूनिवर्सिटी बन रही है उधर. तो 10,000 आदमी और अपने इंडिया के 10,000 आदमी से 20,000 आदमी को उधर रोजगार मिल रहा है और ये अप्रैल में कारखाना शुरू हो रहा है. तो मेक इन इंडिया की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, इंडिया में काम बढ़ रहा है. बिल्कुल. गरीबों के लिए उज्ज्वल योजना है, हर एक को गैस मिला है, मिलने वाला नहीं मिला है, 90% पहुंच गया है. और जो बिजली की समस्या थी
18,000 गांवों में जो बिजली नहीं थी 60 साल से, वो मोदी सरकार ने अभी 95% सब गांवों में बिजली पहुंच गई है। हर एक के बैंक के खाते खुल गए हैं। सब्सिडी जो भी आती है वो डायरेक्ट मिलती है, कोई दलाल बीच में नहीं है। तो हर बात से डेवलपमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें 2.5 लाख का डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। और जीएसटी भी जो आप बोलते हैं कि जीएसटी, तो उसमें भी 1% पे आ गई है। तो और क्या होना। और किसानों के लिए किसान ऋण माफी योजना है। हर एक बातों के लिए पारदर्शक चालू है। विरोधियों का तो काम है कि वो थोड़ी बोलेंगे भाई मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, नहीं तो उनको वोट कौन देंगे। पर मोदी सरकार ने जो काम किया वो 60 साल में भी आज तक हुआ नहीं है, ये मेरा दावा है। म्हणजे गत 5 वर्षात इलेक्शनच्या आधी म्हणजे निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने जी आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण करण्यात सरकार यशस्वी झाले असं तुम्हाला म्हणायचं आहे? 70% 5 वर्षामध्ये काही असं जादू नाही आहे. त्यांना 60 वर्ष लागले आहे. आम्हाला 15 वर्षामध्ये ते 60 वर्षाचं काम आम्ही पूर्ण करू. आणि 70% जे त्यांनी जे सांगितले सक्सेस होने के रस्ते पे वो चल रहे हैं. 2014ला मोदी लाट होती, त्यात अनेक जण मोठ्या प्रमाणात निवडून आले, अनेक दिग्गज नेते हरले, परंतु ती जी लाट होती त्याचा प्रभाव आता नाही असं म्हटलं जातं. आणि गत 5 वर्षात मोदी सरकारने काहीच कामं केले नाहीत, त्यामुळं त्यांना देखील त्याचा फटका बसू शकतो असं एक विरोधकांचा आरोप आहे. तर काय सांगाल तुम्ही नेमकं याच्याबाबत? अभी क्या हुआ कि सभी माँ घोटालेबाज एक हो गए. पर मोदी ने जो काम किया है, जो युवा पीढ़ी है उनको मालूम है. आजकल फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का ज़माना है. तो मोदी सरकार के क्या काम है, पहले जैसे पब्लिक इतनी पागल नहीं रही. अभी सब समझती है. आप बोलेगी पर वोट किसको देगी. और 90% युवा जो है वो सब मोदी के पीछे है, मोदी सरकार के काम के पीछे है. और सबसे बड़ी बात तो हमको हमारा 56 सीना गर्व से फूलना चाहिए कि 40 सैनिक पुलवामा में हमारे शहीद हो गए, तो उसका बदला मोदी सरकार ने ले लिया. पहले भी संसद पे हमला हुआ, बॉम्बे पे हमला हुआ, ताज पे हमला हुआ, तो हमने क्या किया, वो सबूत मांगते रहे और हम सबूत देते रहे, कुछ हुआ नहीं कार्रवाई. तो ये कार्रवाई होने से लोगों के मन में एक देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, ये भावना इतनी तीव्र हो गई, उसका फायदा वापस मोदी सरकार को मिलने वाला है. काम का तो है ही है, और वापस देश भी सुरक्षित रहेगा तो ये अपना भविष्य है. तो वो हिसाब से मेजॉरिटी से सरकार आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं. म्हणजे सुरुवातीला मध्यंतरी आपण सर्जिकल स्ट्राईक झालं, त्यानंतर पुलवामाचा जो दहशतवादी हल्ला झाला त्याला चोख प्रत्युत्तर देखील भारताने दिलं. आणि आता नुकतीच मिशन शक्ती ही एक जी आपली महत्त्वपूर्ण योजना होती, अंतराळात जे कृत्रिम उपग्रह आपला होतं ते 300 किलोमीटर उंचीवरचं जे आपलं उपग्रह होतं ते यशस्वीपणे पाडलं आणि एक मोठ्या पद्धतीनं भारताने एक मोठी शक्ती या माध्यमातून अंतराळाच्या क्षेत्रात निर्माण केली. तर त्याच्याकडे देखील एक मोठं यश म्हणून पाहिलं जात आहे. पण त्याचवेळी काँग्रेसने असा आरोप केला की आमच्या काळातच आम्ही ते केलं होतं. पण दुसरीकडे एक असं उत्तर दिलं जातं की त्यावेळची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडल्यामुळं ते यशस्वी झालं नाही. म्हणजे निर्णय घेण्याची जी क्षमता होती त्यावेळी ती तत्कालीन काँग्रेस सरकारमध्ये नव्हती. पण सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदीजींची एक मोठ्या प्रमाणात मोठी इमेज निर्माण झाल्यानं जी एक निर्णायक क्षमता होती ती भारतीय जनता पार्टीनं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती एक इच्छाशक्ती बाळगून तो एक निर्णय घेतला आणि त्यामुळेच आज अंतराळात देखील आपली एक मोठी ताकद वाढल्याचं मानलं जातं आणि सांगितलं जातं. काय सांगाल तुम्ही नेमकं? मोदी जी ने भी 10 बार बोला है, हर एक सभा में बोलते हैं भाई काम आपने शुरू किया, आपने स्कीम लाई, पर काम क्या किया. जो भी आपका काम था, स्कीम थी, राफेल का ऑर्डर आपने दिया होगा, अंतराल में आपने ये किया होगा, वो सब बात बरोबर है. सिर्फ कागदी घोड़े भगाते रहे और पब्लिक को आपने एक तरफ से मैं तो कहता हूँ कि फंसाने का काम किया आपने. मोदी ने उसको असली जामा पहना के उसको 90% 100% वो काम को पूरा किया. सभी काम आपके, हम कहाँ बोलते हैं आपके काम नहीं है, काम आपके बहुत है, पर आपने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ घोषणा की. उस घोषणा का पूरा काम मोदी जी ने किया है. इसलिए आज लोग उनके पीछे पागल है कि भाई मोदी जी जो बोलेंगे, जैसा बोला मोदी ने कि मोदी है तो मुमकिन सब है. तो वो हिसाब से ये चल रहा है. तो काम उन्होंने किया है, मगर उन्होंने स्कीम डिक्लेयर की थी, पर काम सब मोदी जी पूरा कर रहे हैं.
आणखी एक असं म्हटलं जातं की GST ज्यावेळी लागू झाली या ठिकाणी GST मधले काही जी रचना होती ती व्यापाऱ्यांनी उद्योजकांना कुठंतरी मारक ठरली असं म्हटलं जातं. आपण उद्योजक आहात, एक यशस्वी उद्योजक आहात, आपण अनेक चांगले प्रोजेक्ट निर्माण केलेत, तर GST बाबतच्या या आरोपाबाबत आपण काय नेमकं सांगाल? नेमकं स्टार्टिंगमध्ये GST जेव्हा सुरू झाली तेव्हा नो डाउट पब्लिक को जब GST शुरू हो गई स्टार्टिंग में तो पब्लिक को तकलीफ हुई है, हम सब मानते हैं. तो मोदी जी को भी वो एहसास हुआ, सरकार को एहसास हुआ, तो आज GST इतनी कम हो गई कि 90% आइटम पे 5% पे आ गई है. और एज ए बिल्डर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर 1% सिर्फ GST है. जो सपना नरेंद्र मोदी ने देखा कि 2022 में सबको घर मिलने चाहिए, ये 60 साल में किसने विचार नहीं किया होगा. ऐसा विचार प्रधानमंत्री ने करके उस पर जी जान से पूरी सरकार जुटी हुई है. तो 1% पे GST आ गई. तो GST अभी कोई इशू नहीं रहा. अभी सभी व्यापार अपने अपने लाइन पे आ गए और सब व्यापारी भी सुखी है और जो टैक्स भर रहे हैं शांति से जी रहे हैं और गवर्नमेंट को भी अच्छी इनकम हो रही है. तो वो उसका फायदा अपने को होने वाला है. तो इसलिए GST अभी कोई इशू नहीं रहा. म्हणजे या संदर्भातले जे विरोधकांचे आरोप आहेत ते बिनबुडाचे आरोप आहेत असं म्हणणं असं वाटतं का तुम्हाला? अभी विरोधक जो है तो वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वोट कैसे मिलेंगे उनको. अभी मोदी जी की तारीफ करने के लिए उनके पास मन में है पर पब्लिक में कर नहीं सकते. ये दर्द है. अभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे स्ट्राइक है तो सेना पे आरोप लगा रहे हैं. लश्कर तो ये तो गलत ही है ना. एक्चुअली तो कायदा ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने बट वो हुक्म निकालना चाहिए कि सेनाध्यक्ष ने बोलने के बाद कोई उसके विरुद्ध बोलेगा तो देशद्रोही कहना जाएगा. तो भी उनके पास दूसरे कोई मुद्दे नहीं, इसलिए विरोध करते हैं. बाबूभाई, आपण पाहतो की भ्रष्टाचार हा एक मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत प्रमुख असतो आणि भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकरणं, अनेक घोटाळे आपण गेल्या अनेक याच्यापासून पाहतोय. गत 5 वर्षात भ्रष्टाचाराबाबत आळा घालण्यात मोदी सरकारला यश आलंय असं तुम्ही म्हणू शकता का? कितपत यश आलंय त्यात? मेरे हिसाब से 80% मोदी सरकार सक्सेस हो गई है. जो हाई लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता था 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, अभी वो खाएगा तो रखेगा कहाँ. आज पेन में मोबाइल आ गया, मोबाइल में कैमरा है, पेन में कैमरा है, सब मीडिया वाले इतने हैं तो रखेगा कहाँ. ठीक है, छोटे मोटे तो अभी भी चल रहा है, वो भी 5 साल में, अगले 5 साल में सब एक नंबर पे काम आ गया तो वो भी भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा. पण 80% बड़े भ्रष्टाचार जो थे वो आज बंद हो गए. म्हणजे याच्यामध्ये विविध प्रकारच्या ज्या योजना मोदी सरकारनं आणल्या किंवा जी काही महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली त्यामुळे भ्रष्टाचाराला कुठेतरी आळा बसला असं आपण म्हणू शकतो का? यस 80% बंद हो गए भ्रष्टाचार. बंद आहे. आणि तुमचं म्हणणं असं आहे की आणखी पुढच्या 5 वर्षात त्याला आणखी याच्यामध्ये चांगलं यश भारतीय जनता पार्टीला मिळेल. यस, और 5 साल में मोदी सरकार आ गई तो एक नंबर में अभी 50% काम चालू है तो 80% तक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा. सब ऑनलाइन पे जब काम शुरू होगा, ऑनलाइन पे फॉर्म भरो, ऑनलाइन पे एप्लीकेशन करो तो भ्रष्टाचार रहेगा ही नहीं. तो उस हिसाब से म्हणजे याला निश्चितच आळा बसेल असं आपण म्हणू शकतो. 100%. बाबूभाई, आपण मी मगा म्हटल्याप्रमाणे सोलापूर शहर जिल्ह्यात आपण भारतीय जनता पार्टीचे एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणून राहिलेले आहात. आपण नगरसेवक म्हणून देखील महापालिकेत काम केलेलं आहे आणि सामाजिक कार्यात देखील आपला एक मोठा वाटा राहिला आहे. तर सोलापूर शहर जिल्ह्याचा विकासाबाबत आपण काय सांगाल? सोलापूर शहर जिल्ह्याचा विकास हा कितपत झाला असं आपण म्हणू शकतो? सभी पद अपने पास थे. कांग्रेस के राज में सभी पद अपने पास थे, CM तक, गृह मंत्री तक, वित्त मंत्री तक. इतने साल में अगर मेरा जैसा कोई मिनिस्टर होता तो सोलापुर का भविष्य अलग होता. तो शायद वो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर कांग्रेस की पॉलिसी यही रही कि भाई गरीबों को गरीब रखो और दलित और मुस्लिमों को डराओ और उनको नचाओ, नाचते रहो. तो वो हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ. बाकी आज औरंगाबाद अपने से छोटा है, नासिक अपने से छोटा है, उधर क्या रेट है, क्या कितना कीमत बढ़ गई है, उधर बेरोजगारी भी है. इचलगंजी में मैं गया तो इचलगंजी में भी फुल रोजगार है. उधर कोई मालूम झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है. तो अपने यहाँ क्या उद्योग धंधे हो गए. तो अभी 5 साल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे 2 मंत्री है, सुभाष जी देशमुख है, विजय जी देशमुख पालक मंत्री है, बनछोड़े साहब भी MP थे,
तो बहुत कुछ स्कीम उन्होंने लाई है। सभी हाईवेज बन रहे हैं। रेलवे का आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन का टायर प्लेट हो गया है और नया एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो अपने लिए बहुत ही काम आएगा। एलिवेटर बैठ गए हैं, बेड का महिलाओं के लिए हॉस्पिटल हो रहा है। तो सभी तरफ से विकास चालू है। टेक्सटाइल पार्क डिक्लेयर हो गया है। एमआईडीसी नई उधर आ रही है, अपने कुंभारी में नई एमआईडीसी हो रही है। तो सब बातों से विकास चालू है। उड़ान पुल सब मंजूरी हो गई है, पैसे भी खाते में आ गए। तो अभी अगले 5 साल में आपको सोलापुर की एक स्मार्ट सिटी जो डिक्लेयर हुई है, वो स्मार्ट सिटी का रूप अगले 2-3 सालों में आपको दिखेगा और पब्लिक निश्चित ही वो देख के सुख का अनुभव करेगी, ये मेरा वादा है। म्हणजे केंद्रात सत्ता, महाराष्ट्रात सत्ता आणि सोलापूर महानगरपालिकेत देखील भाजपाची सत्ता आहे, तर या तिन्ही सत्तेचा उपयोग सोलापूर शहर जिल्ह्यासाठी होऊ शकतो असं आपल्याला म्हणायचं नक्की। हाँ, वो होने वाला ही है। मुख्यमंत्री फडणवीस जी का काम मोदी जी का सिपाही ऐसे ही नहीं है, जबरदस्त काम है। और आप देख लो, अभी इलेक्शन के सर्वे में भी आ रहा है कि सरकार किसके आएगी। तो मुख्यमंत्री का बहुत ही बड़ा काम है और जितना फंड डिमांड करते हैं हमारे मंत्री महोदय दोनों, उतना फंड मिल रहा है। तो ऊपर सत्ता केंद्र में, विधानसभा में, राज्य में और सोलापुर में, ये तीनों का जो सत्ता का सहयोग है, आपको 2-3 साल में उसका फायदा सोलापुर के पब्लिक को मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पण बाबूभाई, हे सगळं असताना एक विरोधक सातत्यानं आपण आरोप करताना गेल्या 2-3 वर्षात पाहतोय की 2 मंत्र्यांमध्ये कुठं तर समन्वय नाही आणि महापालिकेत देखील ते दिसतंय किंवा शहरात देखील ते दिसतंय। त्यामुळे शहराचा विकास खुंटला असा एक आरोप सातत्यानं काँग्रेसच्या वतीने केला जातो। तुम्ही काय सांगाल याच्यावर? थोड़ी बात बरोबर है इसमें। अभी मैं तो ओपन बोलता हूँ, थोड़ी बात बरोबर है, मगर अभी ये इलेक्शन में ऊपर के लेवल पे दोनों बैठ के सब कुछ ओके हो गया। अभी आगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। म्हणजे आता दोन्ही मंत्री समन्वयानं काम करून एक चांगल्या पद्धतीचा विकास या ठिकाणी होईल। राईट, बरोबर। बाबूभाई, सोलापूर लोकसभेची जे आता निवडणूक या ठिकाणी आता आपण सुरू आहे, 18 तारखेला मतदान देखील आहे आणि भारतीय जनता पार्टीतर्फे यंदा डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींना तिकीट दिलं गेलेलं आहे, उमेदवारी दिली गेली आहे आणि ते देखील आपण पाहतोय की प्रचारात एक मोठी आघाडी घेतली आहे। पण याच वेळी विरोधकांकडून असा आरोप केला जातो की जे धर्मगुरू असतात त्यांनी राजकारणात येऊ नये, त्यांनी मठातच बसावं असं एक म्हटलं जातं आणि हे कितपत योग्य आहे किंवा तुम्हाला याबाबत काय सांगावं असं वाटतं नेमकं? एक तो सबसे खुशी की बात है कि जय सिद्धेश्वर स्वामी जी PhD होल्डर है, इंग्लिश में बोलने में मास्टरी है, हिंदी में बोलने में मास्टरी है। और मैं 20 साल से मैं भी पहचानता हूँ, मेरे भी हर ओपनिंग को वो उनके हस्ते हुआ है। तो उनकी इमेज एक साफ सुथरी इमेज और अच्छी इमेज है। और धर्मगुरु ने राजकारण नहीं पढ़ना, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो चाहता हूँ कि भ्रष्ट राजनीति हो गई है तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे, जैसे योगी जी आ गए। मोदी जी भी एक संत ही है, सफेद कपड़े का संत है, भगवान ही पहना है। आदित्यनाथ योगी जी आ गए तो आज उत्तर प्रदेश में अलग ही माहौल दिख रहा है, अलग ही विकास का ये दिख रहा है। तो ऐसे लोग साधु संत बाद में आने चाहिए, इसमें बुराई क्या है? और ऐसे लोग आने से उनको कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं 20 साल से देख रहा हूँ मठ में अपने बैठे हुए समाज सेवा कर रहे हैं, तो भी राजकारण में आके समाज में काम करने का है, तो ये अच्छा मौका है। चांगले लोक जर राजकारणात आले तर निश्चितच राजकारणाची एक वेगळी दिशा होऊ शकते, चांगले बदल होऊ शकतात असं आपण म्हणायचं का? हाँ, सुसंस्कृत, पढ़े लिखे और धर्म के बारे में जिसको आस्था है, क्योंकि धर्म में आस्था रहेगी तो राजकारण में कभी वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, लफड़ा नहीं करेगा। तो इसके लिए ऐसे साधु महात्मे आने जरूरी है। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो खड़े हो गए और पूरी पब्लिक आज उनके साथ है। 2014ची जी लाट होती किंवा जे घवघवीत यश भाजपला त्या 2014ला मिळालं, तेच 19ला मिळेल असं देखील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे, तसा विश्वास व्यक्त केला जातोय। त्याचवेळी काँग्रेसकडून असं म्हटलं जातं की हे यश आता अपेक्षित नाही, मोदी लाट संपलेली आहे। तुम्ही काय सांगाल, कुठल्या दृष्टीनं या लोकसभा इलेक्शनकडे पाहता तुम्ही? आता कसं यश मिळेल भाजपाला? आता लाटेचा प्रश्न, लाट तर चालू आहे, पण आता लोक एज्युकेटेड लोक झालेत सर्व। आता म्हणजे इंटरनेटचा जमाना आला आहे, तर त्या हिशोबाने नवीन जे मतदार आता ह्या 5 वर्षात तयार झाले त्याच्यामध्ये 90% वोटर हे मोदी सरकारचे आहे। बरोबर। मग त्या हिशोबाने तुम्ही विचार करा ना की लाटेचा प्रश्नच नाही आहे।
लास्ट टाइम आले तेवढे सीट परत येणार आहे ह्यावेळी पण म्हणजे आणि तेच यश पुन्हा यस यस येणार भाजपला मिळणार. नक्कीच या ठिकाणी बाबूभाईंनी असा विश्वास व्यक्त केला की 2014ची जी लाट होती किंवा जे यश या ठिकाणी भाजपला मिळालं तेच 19मध्ये मिळेल आणि पुन्हा एकदा पंतप्रधान हे नरेंद्र मोदीच होतील असा एक विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पुन्हा जगाच्या पाठीवर एक महासत्ता म्हणून उदय असेल असं देखील ते सांगतायत. बाबूभाई मला एक या ठिकाणी आणखी एक असं विचार असं वाटतं, आपण एक सोलापूर शहर जिल्हा असेल, महाराष्ट्रातल्या विविध भागात आणि कर्नाटकात देखील आपण एक यशस्वी उद्योजक म्हणून पुढे आलात. आता आपण मेलबोर्नमध्ये देखील आपण जात आहे, तर तिथला अनुभव साधारण कसा वाटतो तुम्हाला? गए 3 साल से हमने मेलबोर्न में भी हमारी ऑफिस खोली है नाकोड़ा स्वामित्व ग्रुप के नाम से. उधर के सिस्टम में ऐसा है कि उधर भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है. जो काम यहाँ 1 साल लगता है बिल्डिंग परमिशन को वगैरह या लेआउट को, उधर 1 महीने में काम हो जाता है क्योंकि सभी ऑनलाइन है, सब ओपन है. जिस तरह मोदी जी अभी सब ओपन ऑनलाइन का काम शुरू किया है, जो विरोधक उसको बोलते थे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, और एक बार ऑनलाइन काम शुरू हो गया तो 1 महीने में उधर सब काम होता है. वैसा भी इंडिया में शुरू हो जाएगा तो उधर काम ईजी है, इसलिए हम उधर गए और हमारा भी अभी 3 साल से उधर अच्छा काम चल रहा है. उधर प्लॉटिंग का है, बांधकाम का व्यवसाय है और पब्लिक जो है वो स्टैंडर्ड है, एकदम क्लीन देश है. कोई कचरा फेंकता नहीं, कहाँ भी रास्ते पे कोई थूकता नहीं, सिस्टम लगी हुई है. और वही सिस्टम अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में ये लगनी ही है. भारतात म्हणजे तशीच सिस्टम येईल असं तुम्हाला म्हणायचं? लगेगी. नक्कीच. अभी कोई भी जाति का रहने दो, आदमी कोई पार्टी का रहने दो, आज कचरा कहाँ भी डालता नहीं है, वो विचार करता है. तो कहाँ तो मोदी जी की सिस्टम लग गई, स्वच्छ भारत है, शौचालय का उपयोग है. बस अगले 5 साल में ये जो भ्रष्टाचार का जो खात्मा हो जाएगा और सब ऑनलाइन के हिसाब से सिस्टम लग जाएगी तो पब्लिक का घर बैठ के काम 80% सुरू हो जाएगा. पुढील 5 वर्षातल्या सोलापूरच्या विकासाकडे आपण कशा पद्धतीने पाहताय? म्हणजे आता ज्या पद्धतीनं जी स्मार्ट सिटीतली कामं सुरू आहेत किंवा नॅशनल हायवेची सगळी कामं सुरू आहेत, थोड्या दिवसात उड्डाणपुलाचं देखील काम सुरू होईल. एक पुढील 5 वर्षात शहराचा चेहरामोहरा बदलेल असं मानलं जातं. तर साधारण या विकासाकडे आपण कसं पाहताय एक उद्योजक म्हणून? उद्योजक करके बोलता हूँ, पार्टी का विषय साइड में रखेंगे कि सब बातों से डेवलपमेंट हो रहा है. मंदरुप में MIDC डिक्लेयर हो गई है, कुंभारी में हो रही है, पर मैं चाहता हूं कि हमारे दोनों मंत्री महोदयों को आपके माध्यम से विनती करता हूं कि वो बड़ा कोई तो कारखाना रिलायंस का है, अंबानी ग्रुप का है या अडानी ग्रुप का है, टाटा का है, वो लाएंगे तो ये सोलापुर का भविष्य एकदम उज्जवल हो जाएगा. अभी ठीक है, पर गारमेंट का उद्योग अच्छा है, पर एक लिमिट है. एक बड़े उद्योगपति कोई भी यहाँ आके बड़ा कारखाना, बड़ा उद्योग खड़ा करेगा तो निश्चित ही सोलापुर का भविष्य उज्जवल हो जाएगा. नक्कीच. म्हणजे आणखी 2-3 मोठे उद्योग या ठिकाणी आले तर एक रोजगार देखील वाढेल असं आपण म्हणू शकतो. यस, 2-3 बड़े उद्योग आने चाहिए और दोनों मंत्री महोदय को विनंती करता हूँ कि वो उस दिशा में अपना प्रयत्न करें. नक्की. याचा मग आपल्याला महापालिकेतील सत्तेचा, विधानसभेतील सत्तेचा आणि केंद्र सरकारमधील सत्तेचा एक लाभ होऊ शकतो असं आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी. वो फायदा होने वाला ही है. तो दोनों मंत्री मिलकर बड़ा उद्योग लाएंगे तो पब्लिक भी हमारे पीछे जो नहीं है वो भी आ जाएगी, तो उसका फायदा मिलने वाला ही है. बाबूभाई, आपण एक पाहिलं तर राजकारणाबरोबरच आपण समाजकारणात देखील मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. अनेक सामाजिक उपक्रम राबवताना आपण सर्वसामान्यांना, गोरगरिबांना एक आधार दिलाय. एक चांगल्या पद्धतीच्या योजना देखील आपण गरिबांसाठी राबवल्या. तर नेमकं या समाजसेवेबद्दल आपण काय सांगाल? म्हणजे खरं तर तुम्ही तुमच्या उद्योगात इतका आपण बिझी असता तरी त्यातून वेळ देखील काढून आपण अनेकांना मदतीचा हात दिलाय. काय नेमका आपल्या भावना त्यानिमित्त? ये इसमें 2 बात है कि एक तो मैं जैन हूँ, तो एक जैनों में एक बाई बर्थ एक गॉड गिफ्ट है कि हमारे में भगवान महावीर ने कहा है जियो और जीने दो, सबका साथ सबका विकास. मोदी जी का है, वो महावीर ने कहा, महावीर यही कहते हैं कि जियो और जीने दो, तो सबका साथ सबका विकास. तो हमारे में ये परंपरा रही है और माता पिता भी ये सिखाते हैं कि अपन जो कमाते हैं तो समाज से ही कमाते हैं, पब्लिक से ही कमाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ एक मन में नक्की कर लो कि भाई उतना खर्च करने का है. तो वो फिर हमारी वो आदत पड़ जाती है और हमको उसमें बहुत शांति मिलती है, इसलिए मैं वो करता रहता हूँ. उसमें टाइम काट के गरीबों के लिए मेरे ऑफिस में
25 साल के ऑफिस के इतिहास में कोई आदमी खाली नहीं गया आज तक। भले ही वो 50,000 मांगता होगा, उसको 5,000 दिया होगा, पर उसको ऑन द स्पॉट में जो भी है दे के निकलता हूँ। और एक मुझे बहुत बड़ी शांति मिलती है इसमें, समाज सेवा में, कि भाई गरीबों की सेवा हो रही है। और सभी ने ऐसा करना चाहिए, अपने हिस्से में कुछ परसेंटेज 1% 2% गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए, ताकि कोई फिर गरीब नाही रहेगा। राजकारणाबरोबर समाजकारण देखील आपण चांगल्या पद्धतीनं करताय या दृष्टीनं। आणि आणखी देखील आपली एक पुढं तसाच आपला यात एक मानस आहे। एक जाता जाता आता एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारतोय। मतदान जनजागृतीबाबत मोठ्या प्रमाणात आज प्रशासन काम करतंय। प्रत्येक जण सांगतोय की मतदानाचा आपला पवित्र हक्क बजावावा। आणि दुसरी गोष्ट असं की आपण पाहतो की बरेच जण मतदानाबाबत कुठेतरी अनास्था ठेवताना दिसतात। ते कोणी आलं तरी आमचं काय करणार आहे, अशा पद्धतीची एखादी भावना दिसते। किंवा काही जण गावाला निघून जातात, काही जण फिरायला जातात। तर मतदान हे अधिकाधिक झालं पाहिजेत असं एक प्रशासनाचं म्हणणं आहे। सगळ्याच क्षेत्रातून याबाबत जनजागृती होते। काय आवाहन कराल तुम्ही? मैं तो सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मतदान किसको भी करो, वो अलग बात है। देश हित, देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, उसको मतदान करना है। और मतदान आपको करना ही है। ये भी एक धर्म कार्य समझ के, अपना कर्तव्य समझ के आप बाहर आइए और मतदान करिए। और नोटा का उपयोग मत कीजिए, उससे क्या होगा कि उसको कोई फायदा नहीं है। जिसको भी मत देना है दीजिए, मगर मतदान आपको करना ही है, ये विनती है। और एक राष्ट्र कर्तव्य, एक धर्म कर्तव्य समझ के आपको करना है। यही मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ। नक्कीच खूप चांगल्या पद्धतीनं आता बाबूभाईंनी या विविध प्रश्नावर आपल्याशी संवाद साधलाय। असा एक विश्वास देखील व्यक्त केलाय की गेल्या 5 वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी सरकारनं जे काम केलेलं आहे देशभरात, ते निश्चितच मतदारांना जवळून भावलेलं आहे। आणि आणखी पुढील 5 वर्षात पुन्हा मोदी सरकारच सत्तेत येईल आणि जी जी काही आश्वासनं आतापर्यंत त्यांनी दिली आहे किंवा आता या जाहीरनाम्यात देखील त्यांनी जे आश्वासन ते पुढील 5 वर्षात नक्कीच पूर्ण होतील आणि देश एक विकासाच्या मोठ्या प्रगतीच्या मोठ्या वाटेवर जाताना भ्रष्टाचाराला देखील एक आळा बसेल आणि नवभारताची निर्मिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। बाबूभाई, खरं तर आपण उद्योगाच्या माध्यमातून खूप व्यस्त आहात आणि अनेक ठिकाणी आपले प्रोजेक्ट सुरू आहेत। अशा वेळी देखील आपण सोलापुरात आलेला असताना आमच्याशी या ठिकाणी आपण वेळात वेळ काढून संवाद साधला, त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।